मरी हुई माँ का जादुई गोल्डन केक। एक गांव में संजीव नाम का आदमी अपनी बेटी रंजना के साथ रहता था। रंजना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी पत्नी राधिका का देहांत हो गया था, जिसके बाद संजीव बिल्कुल अकेला हो गया था। अब संजीव अपना और सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखता था। उसकी बेटी रंजना अभी 8 साल की थी और वह एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। संजीव घर का सारा काम करने के बाद अपने एक छोटे से दुकान पर छोले भटूरे बेचा करता था। रंजना की क्लास में अंजलि नाम की एक लड़की पढ़ती थी। अंजलि रंजना को बहुत परेशान किया करती थी और वह उसे हमेशा चिढ़ाते रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, अंजलि पढ़ने के समय में खेल कूद में लगी हुई थी। अंजलि, तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, पूरे दिन खेलते रहती हो। रंजना को देखो, इसके पापा पूरे दिन मेहनत करके छोले भटूरे बेचकर जो भी कमाते हैं उसमें ही रंजना का पालन पोषण करते हैं। कम से कम इसको देखकर तो कुछ सीखो। इसकी तो माँ भी नहीं है, फिर भी देखो तुमसे पढ़ाई में कितनी आगे है। ठीक है मैम, मैं आगे से खेलने से ज्यादा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगी। जैसे ही मैडम अंजलि को क्लास में डांट लगाती है, उसको देखकर सारे बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। यह सब देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर सोचती है, आज उस छोले भटूरे वाली की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस भटूरे वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। अगले दिन रंजना स्कूल जाते समय वह देखती है कि रास्ते में अंजलि कुछ दोस्तों के साथ बात कर रही है। रंजना उसे अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरती है तो अंजलि अपना पैर उसके आगे बढ़ाकर उसे गिरा देती है, जिस वजह से रंजना कीचड़ में गिर जाती है। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारी शिकायत जाकर स्कूल में टीचर से करूँगी। तुमने मुझे क्यों गिराया? अरे, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे भी यहाँ पर कीचड़ थोड़ी है, ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। तुम्हारे यहाँ तो कीचड़ को ही चॉकलेट कहते हैं ना, ये चॉकलेट ही तो है। अब खा ले तो इस चॉकलेट को। क्या सच में अंजलि, इन लोगों के यहाँ कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं क्या? तो फिर तो तुमने बिल्कुल सही किया। खाओ अब मुफ्त का चॉकलेट। देखो, अब तो मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने तुम्हें कीचड़ में नहीं चॉकलेट में फेंका है। अब खरी खरी मुँह क्या देख रही हो मेरा? अब जा, चाट चाट के साफ कर ले अपने कपड़े को। अंजलि और उसके दोस्त रंजना को कीचड़ में लिपटे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रंजना चुपचाप उन लोगों को देखते रहती है। अब ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? चल भाग यहाँ से। इतनी बेइज्जती होने के बाद रंजना वहाँ से गुस्से में घर चली जाती है। अकड़ तो देखो इस भटूरे वाली की। हाँ, इसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, पर तुम लोग टेंशन मत लो, इसके पर काट डालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे हवा में उड़ती है। कुछ दिनों बाद अंजलि का जन्मदिन आता है। अंजलि खुशी खुशी अपने जन्मदिन वाले दिन स्कूल जाती है और सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और सभी को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुम सभी को आज शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में आना है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे बर्थडे पार्टी के लिए बड़ा सा हॉल बुक किया है। तुम लोगों को इनविटेशन कार्ड में दिए हुए एड्रेस पर आना है। और हाँ रंजना की बच्ची, तुझे भी आना है। आखिर तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितने बड़े घर से हूँ और तू किससे पंगा लेती है। और इससे पहले तूने इतनी बड़ी पार्टी तो कभी अटेंड ही नहीं की होगी, तो तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। हैप्पी बर्थडे अंजलि, तुमने इतने प्यार से मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। और हाँ सुन भटूरे वाली, कपड़े थोड़े ढंग के पहन कर आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे डैड के कंपनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो उनके सामने थोड़ा ढंग से आना। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को अंजलि के दिए इनविटेशन कार्ड के एड्रेस पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं।
थोड़ी ही देर बाद रंजना भी इनविटेशन कार्ड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और इतना बड़ा पार्टी हॉल देखकर कहती, वाओ कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। अंजलि ने सच ही कहा था, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर अंजलि मुझे इनवाइट नहीं करती तो शायद मैं इतनी बड़ी पार्टी देख भी नहीं पाती। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और रंजना से कहती है, क्या हुआ भटूरे वाली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तूने जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब चलो तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर ही जाना, और जो तुम गिफ्ट लेकर आई हो ना उसे कचरे के डब्बे में जाकर फेंक देना, क्योंकि मुझे तुम जैसे गरीबों का दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेना। वही घटिया सा सस्ता गिफ्ट लेकर आई होगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। अंजलि केक लेकर रंजना के पास आती है। रंजना ये लो केक। रंजना जैसे ही केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तभी अंजलि जानबूझकर केक जमीन पर गिरा देती है और रंजना से कहती है, ओह सॉरी, मैं तो केक तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अब तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो मेरी क्या गलती है। चलो कोई बात नहीं, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठाकर खा लो। अंजलि मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये केक जमीन पर गिराया है। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे गिरा हुआ केक खिलाओगी। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी पार्टी तुम लोगों को ही मुबारक हो। रंजना की बच्ची ज्यादा भाषण मत दे, आज मेरा जन्मदिन है। तुम तो अपने जन्मदिन पर एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें केक खिलाऊं। मैं तुम्हें इतना महंगा केक खिलाऊं? कभी नहीं। चली जाओ यहाँ से भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया केक मंगवा लूंगी। तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देखना। इस बार मैं भी अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। केक तो दूर, तुम्हारे घर पर एक छोटा सा पेस्ट्री भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। रंजना गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है। रंजना को गुस्से में देख उसके पापा कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी, हमारी गरीबी देखकर स्कूल के सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं अंजलि के बर्थडे पार्टी में गई थी, उसने मुझे केक भी नहीं खिलाया और मेरी बेइज्जती भी कर दी। उसने कहा कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी में केक की जगह पेस्ट्री भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी, कुछ दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। मेरा भी बहुत मन है कि मैं दोस्तों के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। आप मेरे बर्थडे पर केक लेकर आओगे ना पापा? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद रंजना का बर्थडे आता है। सुबह सुबह रंजना के पिता रंजना से कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बिटिया। तुम ऐसे ही मन लगाकर पढ़ती रहो और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करो। भगवान करे तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम अपने सभी दोस्तों को घर पे बुलाना। मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगा। तुम शाम को सारे दोस्तों को घर आने को बोल देना। रंजना अपने पापा का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल पहुंचकर सभी बच्चों से कहती है, सुनो दोस्तों, आज शाम सभी को मेरे घर पर आना है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे पापा तुम सभी लोगों को छोले भटूरे बनाकर खिलाएंगे। रंजना के पिता संजीव दोपहर से ही छोले भटूरे बनाना शुरू कर देते हैं और बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। वह पास की दुकान में जाकर एक छोटा सा आधा किलो का केक भी ले आते हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे तैयार होकर शाम को रंजना के घर आते हैं। अंजलि भी बहुत बनठन रंजना के घर आती है। अच्छा, तो तुम इसी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो। अकड़ तो तेरे अंदर बहुत है, जैसे पता नहीं कितने बड़े घर की हो। टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो, लेकिन अकड़ तो महलों में रहने वाली रानी जैसी है। अंजलि, फालतू बातें बाद में कर लेना, आज मेरा जन्मदिन है। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि तुम्हारे जन्मदिन पर कोई कुछ सुनाए, वैसे मुझे भी नहीं पसंद है कि मुझे मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे भी कुछ कहो, और कृपया करके अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर बाद रंजना के पिता बाजार से केक लेकर आते हैं और रसोई घर में रख आते हैं।
लेकिन उसके बाद सभी बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं और अंजलि एक कुर्सी ढूंढकर उस पर बैठ जाती है। रंजना जब केक लेने रसोई घर में जाती है तो देखती है केक बहुत ही छोटा है। छोटा केक देखकर रंजना को अंजलि के कहे हुए बात याद आ जाती है और वह उदास हो जाती है। तभी अचानक रसोई घर में रोशनी फैल जाती है और रंजना की मरी हुई माँ राधिका प्रकट हो जाती है और अपनी बेटी रंजना से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बिटिया, तुम उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उदास हो। माँ, क्या आप सच में बोल रही हो? माँ, मुझे गले से लगा लो माँ। इतना कहकर रंजना अपनी माँ की तरफ बढ़ती है। तभी राधिका भी आगे बढ़कर रंजना को अपने गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बर्थडे पर बड़े केक का इंतजार कर रहे हैं। रुको, मैं तुम्हारी यह परेशानी दूर कर देती हूँ। रंजना की माँ इतना कहकर उस छोटे से केक को बड़े से जादुई गोल्डन केक में बदल देती है। यह देखकर रंजना बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ का धन्यवाद करती है और केक लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है। इतना बड़ा केक देखकर अंजलि हैरान रह जाती है। उसके बाद रंजना खुशी खुशी केक काटती है और सभी को केक खिलाती है। उसके बाद संजीव छोले भटूरे लाने रसोई में जाता है तो देखता है छोले भटूरे पिज्जा में बदल चुका है। यह सब देखकर रंजना बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद रंजना अपने सभी दोस्तों के लिए पिज्जा पैक कर देती है। इस तरह रंजना का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनता है और रंजना के साथ उसके सभी दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में राधिका अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी अपनी सौतेली बेटी राधिका से बहुत प्यार करती थी। राधिका जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद किशन लाल ने राधिका की देखरेख के लिए लक्ष्मी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी ने बड़े ही लाड प्यार से राधिका का पालन पोषण किया। माँ, ये देखो मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई माँ। शाबाश मेरी बच्ची, ये लो जल्दी से मुंह मीठा करो। अब कोई जरूरत नहीं है इन मोटी मोटी किताबों में दिन गुजारने की। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब तो मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। जिंदगी भर क्या अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखोगी? बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप तो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास ना रहे। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने इसे मुझसे दूर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई है तब आप इसे पराये घर भेज दो। सही है, मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं है अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर रहा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगा जो घर जमाई बनकर मेरे पास रहे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है जी, दोबारा मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की बात मत करना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ के प्यार के आगे मजबूर होकर राधिका आगे की पढ़ाई छोड़कर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक शहर से राधिका के कॉलेज का दोस्त राघव का फोन आता है। हेलो राधिका, कहाँ हो यार? कितने दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सॉरी राघव, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं अपने गांव में माँ बाबा के साथ रह रही हूँ। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, और अब मोहतरमा घर में बैठकर खाना बना रही है। शट अप राघव, मेरे लिए मेरे माँ बाबा के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरा भी दिल तुम्हारे बिना यहाँ नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। अगले दिन राघव राधिका के गांव उसके घर आ जाता है और पैर छूकर राधिका के माता पिता को प्रणाम करता है। सदा खुश रहो बेटे, शहर के होते हुए भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
ऐसा नहीं बोलते बेटे, हम भी तो आखिर तुम्हारे अपने ही हैं। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आखिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। क्या करे जनाब, आपने तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद लक्ष्मी अपने पति किशन लाल से कहती है, राधिका के पापा, राघव कैसा लगा आपको? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रही थी जी, अगर राघव बेटे से हमारी राधिका बिटिया की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमें बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल जाता, दोनों एक साथ कितने खुश रहते। ठीक है, एक बार तुम राधिका से पूछ लो, फिर मैं पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लूंगा। अगले दिन। माँ जी, मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे राधिका के साथ साथ इतना प्यारा परिवार मिल रहा है। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आप पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लीजिएगा। जा रहे हो? जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राधिका के पड़ोस में आग लग गई थी, जिसमें एक बच्चा फंस गया था। राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ी। राधिका ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल चुकी थी। सभी लोग राधिका को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हे भगवान, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो बदले में मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी उधर से डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, राधिका खतरे से बाहर है, लेकिन जल जाने की वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। लक्ष्मी राधिका के पास जाती है। माँ, राघव का फोन आया, मेरी उससे एक बार बात करा दो माँ। तभी उसकी माँ बाहर आकर राघव को फोन करके उसे राधिका के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर राघव बिना कोई जवाब दिए फोन काट देता है। क्या हुआ माँ? आ रहा है ना वो मुझसे मिलने? मुझे पता है वह यह सब सुनकर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बताओ ना माँ, क्या कहा उसने? बेटा, राघव का फोन अभी लग नहीं रहा है। अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद राधिका ठीक तो हो जाती है, पर उसके चेहरे पर जला हुआ दाग रह जाता है। राधिका लगातार राघव को फोन करती है, लेकिन वह उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैंने जिससे प्यार किया था वह मेरे सपनों की खूबसूरत रानी थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे जले हुए चेहरे से कितना डर लगता है। जले और डरावने चेहरे का सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। यह मैसेज पढ़ते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। लक्ष्मी से अपनी बेटी राधिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। लक्ष्मी एक जादूगरनी को जानती थी। वह उसके पास जाकर उससे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वह जादूगरनी उसे एक जादुई पाउडर देती है और बोलती है, ये लो, ये एक जादुई पाउडर है। रात में सोते टाइम इस पाउडर को अपनी बेटी के पूरे चेहरे पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी बेटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर लक्ष्मी वैसा ही करती है। अगले ही दिन राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर वह राघव के दिए धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर उसकी माँ लक्ष्मी उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाती है। वह उसे बहुत समझाती है। यूँ तो सौतेली माएं अक्सर बुरी होती है, पर राधिका इन मामलों में बहुत ही खुशकिस्मत थी। बेटी,
पहले मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ और अपने खुशी के लिए तुझे पढ़ाई करने नहीं दिया। आज मैं कहती हूँ तू अपनी आगे की पढ़ाई कर और दिखा दे दुनिया को कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि तू दूसरों का सहारा बन। राघव ने तुझे तेरे रूप की वजह से नापसंद किया ना, तू अपनी ऐसी पहचान बना कि लोग तुझे तेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुझे तेरे गुणों से जाने। अपनी माँ के बातों से प्रेरित होकर राधिका अपना दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाती है और जल्दी ही MBBS की डिग्री लेकर अपने गांव में बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है और लाखों लोगों का इलाज करती है। बीजापुर गांव में ममता नाम की एक औरत अपने बेटे मयंक और बेटी कोमल के साथ रहती थी। मयंक और अनीता शादी करके आए थे और दरवाजे पर ममता इन दोनों की आरती उतार रही थी। तभी ममता की नजर कोमल पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि तुम अपने मनहूस चेहरा लेकर मेरे बेटे बहू के सामने मत आना। तेरी परछाई भी इन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी में ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। माँ, आज तो मुझे मत कोसो। आज मेरी भैया की शादी हुई है, भाभी घर आई है। इस घर में मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिली है। अपने हद में रह कोमल, अपनी भाभी को सहेली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह तेरी बड़ी भाभी है, उसका हर आदेश तुझे मानना होगा। तुम अपना काम उससे निकलवाना चाहती हो ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चल अब अपने कमरे में जा। कोमल सिसक सिसक कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है कि तभी ममता मयंक और अनीता की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने कमरे में बैठाती है। कोमल के साथ ऐसा रूखा व्यवहार देखकर अनीता हैरान थी। उसने मयंक से पूछा, मयंक, माँ जी ने कोमल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या कोमल तुम्हारी अपनी बहन नहीं है? नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है। कोमल मेरी ही बहन है। बात यह है कि जब कोमल माँ के गर्भ में तभी किसी पंडित ने माँ को बताया था, अगर तुम्हें बेटी होगी तो तुम्हारे पति का मौत हो जाएगी। और कोमल के जन्म के बाद यही हुआ और कुछ महीने बाद ही पिताजी चल बसे, जिसके कारण माँ कोमल को मनहूस मानती है। ये बात है, लेकिन इसमें कोमल की तो कोई गलती नहीं है। मयंक और अनीता बातें कर रहे थे कि तभी ममता की चीखने की आवाज आती है। वह कोमल पर चिल्ला रही थी, तुझे कहा था ना कि जब तक तेरे भैया भाभी न खाना खा ले तब तक तू खाना नहीं खाएगी। भैया भाभी के खिलाने से पहले तू ही खाने लगी। माँ, ये तो सिर्फ लड्डू है जो भाभी की मायके से आया है। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तुझे सब्र क्यों नहीं आता। जा अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करवा, फिर खुद कुछ खा लेना। ठीक है माँ। कोमल अनीता और मयंक के लिए उनके कमरे में चाय नाश्ता पहुँचा देती है। नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर जाने लगती है। रुको कोमल। जी भाभी, तुमने मिठाई खाई? पहले आप और भैया खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, हम तीनों साथ मिलकर खाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। कोमल अनीता के बगल में जाकर बैठ जाती है। अनीता अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाने लगती है। कोमल को अनीता के इस तरह से प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या बात है कोमल? भाभी, बचपन से आज तक माँ का प्यार के लिए तरस रही हूँ। माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आज पहली बार कोई मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान हूँ कोमल। बड़ी भाभी माँ का ही दूसरा रूप होती है, तभी तो भाभी को भाभी माँ कहा जाता है। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अनीता कोमल को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से ममता की आवाज आती है, कोमल कहाँ मर गई? माँ की आवाज सुनकर कोमल दौड़कर बाहर आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात का खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, अब तो शादी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए। चलो जाकर खाना बना लो। कोमल ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने सारे लोगों के खाना बनाना कोमल की बस की बात नहीं थी। फिर भी माँ का आदेश मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया।
काफी सारा खाना बनाते बनाते कोमल इतना थक गई थी कि वो बिना खाए सो गई। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो कोमल कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। अनीता से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर कोमल के कमरे में लेकर गई और उसे जगाया। कोमल उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हो। कोमल, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो। अनीता कोमल को खाना खिलाती है और फिर उसे सुला देती है। अनीता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो अनीता, तुम्हारे आने से कोमल की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अनीता और मयंक भी सो जाते हैं। दूसरे दिन कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए, यह महारानी अभी तक सो रही है। ममता कोमल के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि कोमल को बहुत तेज बुखार है, लेकिन वो फिर भी कोमल को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। चल अब काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह सब काम न करने के बहाने हैं। काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा। कोमल कमरे से बाहर आती है और झाड़ू लगाने लगती है। वो अनीता के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। कोमल को देखकर अनीता ने कहा, अरे कोमल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर का काम करवा रही है। उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब मुझ पे छोड़ दो कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी। कोमल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अनीता चाय और नाश्ता लेकर कोमल के कमरे में आती है। ये लो कोमल, नाश्ता कर लो और उसके बाद बुखार की दवाई खा लेना। उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो तो मुझे बताना। तुम्हारे भैया तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाभी, घर की सफाई तो अभी बाकी है। घर की सफाई मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, माँ ने देख लिया तो घर में कोहराम मचा देगी। माँ जी अभी मंदिर गई हैं। उनकी आने से पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू भाभी माँ। कोमल चाय नाश्ता करके बुखार की दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। इसके बाद वह फिर से घर के कामों में जुड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मयंक भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और कोमल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ जल्दी सुबह सुबह? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शादी की वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है। मेरी परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, अब तो भाभी आ गई है ना। वैसे भी मैंने सुबह की सारी सफाई कर दी है। सिर्फ खाना बनाने का काम है। भाभी खाना बना लेगी तो तुम उनसे कह देना कि बर्तन ना धोए। मैं कॉलेज से आकर बर्तन धो दूंगी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू खाना नहीं बनाएगी। तू घर के सारे काम कर और अच्छे से घर संभालना सीख ले। अब जल्दी ही तेरी भी शादी होगी। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम कौन सा अफसर बन जाएगी? पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। ममता की बात सुनकर कोमल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी अनीता उसके कमरे में आती है। रो मत कोमल। भाभी, आपने सुना ना, माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुली है। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी। तुम चिंता मत करो कोमल, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा। तू चल मेरे साथ। अनीता कोमल के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। अनीता बहू, इसे ज्यादा लाड प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू।
माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, लेकिन कल को कोमल की शादी के बाद अगर ससुराल में उसे प्यार नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि कोमल की सास अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा हुआ तो कोमल की जिंदगी प्यार के बिना एक बंजर जमीन बन जाएगी। फिर कोमल भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगी। माँ जी, अगर कोमल की जन्म के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसमें कोमल की क्या कसूर है? किसी साधु की बात को सच मानकर आपने अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रखा। कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ माँ, अनीता सच कह रही है। कोमल को उसके हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। अनीता और मयंक के बात सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोमल को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, जा तू कॉलेज जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, अपने पिता का नाम रोशन कर। कोमल ममता के गले लगकर बहुत खुश होती है। वो अनीता को भी गले लगाती है। थैंक यू भाभी माँ, आज आपकी वजह से मेरी माँ का प्यार मिल गया।